नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत। गुड मॉर्निंग, बीके राजा, राखी पारिक, आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम भाई साहब जी। सभी को नमस्कार, विष्णु स्वामी, आप सभी मित्रों का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत। आदित्य कुमार, बाजिया बाजिया बाजिया, सीताराम, आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। ठीक 5:24 हो चुके हैं, तो बिना किसी देरी के क्लास की विधिवत शुरुआत करते हैं। आपको सबसे पहले आज हम बातचीत करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उन सभी को लेकर बात करेंगे। आज है 3 फरवरी 2022, सुबह के 5:24 हो चुके हैं और बातचीत में पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है मेरे मित्रों। सवाल क्या है जरा देखिए। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन के किस संस्करण पर चेतावनी जारी की है, यह आपको बताना है। ओमिक्रॉन हो, ये सब कोविड 19 के क्या हैं, वेरिएंट हैं। ठीक है, यहां अपन लिख रहे हैं कोविड 19। कोविड 19 जो है वो 2019 से चाइना का वुहान जो शहर है, क्या है, चाइना का वुहान शहर, उस वुहान शहर से क्या हुआ, ये दुनिया के सामने आया। उसके बाद दुनिया भर में इसकी तबाही मची है और चीन में अभी भी शीतकालीन जो ओलंपिक्स है उनका आगाज होने जा रहा है, आप लोगों को ऐसा मालूम होगा। तो चीन के किस शहर में, यानी बीजिंग शहर में। बीजिंग शहर जो है, यहां पर बीजिंग में अब लोगों की हालत यह कर दी है, बीजिंग चीन में इस शीतकालीन ओलंपिक्स की वजह से, शीतकालीन शीतकालीन ओलंपिक्स जो है, इस ओलंपिक्स की वजह से लोगों को घरों में कैद होने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस कोविड 19 को मद्देनजर रखते हुए लोगों को कुछ समय पहले ही घरों में कैद होने के लिए बाध्य कर दिया गया, यानी मजबूर होकर लोग अपने घरों में रह रहे हैं। ऐसा सब कहां से हो रहा है, चीन से हो रहा है। चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत का जो पीओके वाला क्षेत्र है उससे क्या गुजार रहा है, अपनी एक सड़क गुजार रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसका बॉर्डर जो एरिया है, उस बॉर्डर एरिया से इस प्रकार की रोड गुजारना भारत के जो है वो उसूलों के क्या है, खिलाफ है। भारत इसका विरोध कर रहा है। और एक भारत जो है वो यूएनओ की सुरक्षा जो परिषद है, यूएनओ की क्या है, सुरक्षा परिषद, उस सुरक्षा परिषद का देखिएगा भैया, सुरक्षा परिषद जिसको आप हमेशा अपने खुद के पैरों पर खड़ा करते हो, यानी किसी दूसरे व्यक्ति की आप सहायता करते हो, वो आपके ही पैर कैसे निकालता है। देखो, इस सुरक्षा परिषद में चीन को जो स्थान है ना, वो भारत के समर्थन से मिला है। यानी भारत ने दुनिया भर में चीन का समर्थन किया था कि भाई चाइना को सुरक्षा परिषद में क्या कर दो, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दे दो। अब यूएनओ के माध्यम से किसको मिल गई, चाइना को मिल गई, लेकिन भारत की सहायता से मिला ये सब। अब भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता अगर चाहता है तो भारत का सबसे बड़ा विरोध कौन करता है, चाइना करता है। फ्रांस जैसे देश हैं, ये सब देश भारत का समर्थन करते हैं, लेकिन ये चीन एक ऐसा देश है जो हर बार क्या कर देता है, इसमें वीटो कर देता है, हर बार इसमें क्या कर देता है, वीटो कर देता है, ये हमें मालूम है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। प्लस इसके साथ साथ देखिए मेरे मित्रों, ये आपसे पूछा जा रहा है ओमिक्रॉन का, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन के किस संस्करण पर चेतावनी जारी की है। तो देखिए ओमिक्रॉन का जो मामला है, ये सबसे पहले कौन से देश, अफ्रीका जो देश है, इन अफ्रीकी देशों में ये ओमिक्रॉन जैसे मामले जो है वो सामने आए थे, आपको ये सब मालूम होगा। तो ओमिक्रॉन BA.2 है, CA.2 है, MA.2 है, AB.2 है, यानी BA, MA, CA सब कर रखा है ओमिक्रॉन ने। तो ओमिक्रॉन के हाल ही में जो BA.2 नाम का, जो ओमिक्रॉन BA.2 नाम का वेरिएंट है, इसको लेकर के अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने इसको क्या कर दिया है, चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आप अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, ये सब वेरिएंट इसके जानते हैं। प्लस भारत ने दो जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड जो है, इन दोनों के व्यापारिक जो हिस्सेदारी है, या फिर ये कह दीजिएगा बाजार में बेचने के लिए सरकार ने इसको कुछ छूट के साथ या कुछ प्रतिबंधों के साथ बाजार में बेचे जाने पर क्या कर दिया है, सहमति प्रकट कर दी है। हमारे जो केंद्रीय चिकित्सा मंत्री है उनका नाम मनसुख भाई मांडविया है। क्या है, मनसुख भाई मांडविया जो है, मांडविया, इन्होंने इसको क्या कर दिया, मंजूरी प्रदान की। इन्हीं के पास रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी है, रसायन एवं क्या है, उर्वरक मंत्रालय जो है वो भी इन्हीं के पास है। तो ओमिक्रॉन CA.2 कुछ नहीं है, MA.2 भी नहीं है, AB.2 नहीं है, BA.2 इसका वेरिएंट है, बाकी इसके वेरिएंट नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आई होगी।
सुरक्षा परिषद में भारत को अभी अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना जा चुका है। अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत को इसमें क्या कर रखा है, शामिल कर रखा है। इसमें 5 जो सदस्य हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं और 10 जो सदस्य हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 इसमें क्या होते हैं, स्थायी सदस्य होते हैं मेरे मित्रों। टोटल मिलाकर 15 सदस्य इसमें हो गए। लेकिन भारत जो है वो अभी भी आपको पता है राष्ट्रमंडल जो देश है, राष्ट्रमंडल जो देश है उन देशों में भारत क्या है, शामिल है। राष्ट्रमंडल देशों का मतलब ये हो गया मेरे मित्रों, यानी कॉमनवेल्थ देश जो हैं उनका मतलब ये हो गया जो ब्रिटेन के अधीन देश रह चुके हैं, बाद में ब्रिटेन ने उनको आजाद कर दिया, उन देशों का समूह जो है वो इस नाम से जाना जाता है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे देश भी हैं जो ब्रिटेन के अधीन नहीं रहे थे लेकिन वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे देश भी हैं जो ब्रिटेन के अंतर्गत थे लेकिन अभी इसके अंतर्गत नहीं आते। जैसे अमेरिका है, अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है लेकिन आज वो अमेरिका किसके अंदर नहीं आता, इस कॉमनवेल्थ के अंतर्गत नहीं आता। तो सीधा सीधा एक सवाल ये कई बार आरएस के मेंस के पेपर में पूछा जा चुका है कि भारत जो है वो राष्ट्रमंडल देशों से अलग हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर राष्ट्रमंडल देशों के समूह में भारत को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर के जो है वो एक विवाद रहता है। लेकिन इसके दोनों पक्ष हैं, कुछ हमें नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। भारत अगर सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का प्रस्तुत करता है कि भैया हमें स्थायी सदस्यता चाहिए किसमें, सुरक्षा परिषद में, तो राष्ट्रमंडल देशों का जो समूह है वो भारत का इसमें सबसे ज्यादा समर्थन करता है। और बड़े देशों का समूह है तो भारत के लिहाज से एक प्लस पॉइंट ये है कि राष्ट्रमंडल में अगर रहेंगे तो राष्ट्रमंडल देशों के साथ जो भी हमारे साथी हैं वो देश हमारा क्या करेंगे, इसमें समर्थन करेंगे। ये सबसे बड़ा पक्ष है। हालांकि ज्यादा और कोई इसके अलावा जो है वो भारत का इससे फायदा नहीं होता है। तो ये सब आपसे बातचीत मैंने कर ली है। चीन का वुहान शहर याद रखना, बीजिंग याद रखना। अभी बीजिंग में क्या है, शीतकालीन ओलंपिक जो है उनको लेकर चर्चा चल रही है और भारत का एकमात्र जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख वाला इलाका है उसका एक खिलाड़ी भाग लेगा। इसके अलावा अमेरिका जो देश है उसने इसमें भाग लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे मित्रों। सवाल है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है, जैसा कि कल मनाया गया आपको मालूम होगा। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या रही ये आपको बताना है। देखिए आपने अपने आसपास के कुछ दलदली क्षेत्र देखे होंगे, दलदली क्षेत्र देखे होंगे, ये एक तरीके से आर्द्र भूमियां ही है, ये एक तरीके से क्या है, आर्द्र भूमि है। ठीक है, जैसे हमने सांबर झील के बारे में सुना है, किसके बारे में, सांबर लेक के बारे में सुना है, ठीक इसी प्रकार के जितने भी आपके आसपास भी इस प्रकार की आर्द्र भूमियां यानी दलदलीय क्षेत्र जो है, बहुत बड़ा होना कोई जरूरी नहीं है। आपके गांव के आसपास का जो तालाब क्षेत्र है या फिर कोई दलदलीय क्षेत्र है वो भी वेटलैंड्स कहलाता है, लेकिन उसकी कोई वैश्विक या व्यापक जो परिदृश्य है वो उसका नहीं है, इसलिए हम उसे ज्यादा पहचान नहीं देते। तो इसी प्रकार के कुछ बड़े क्षेत्र हैं, दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, लेकिन सबका संरक्षण संभव नहीं है। धीरे धीरे इनकी संख्या भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आर्द्र भूमियों को सजाने की या संवारने की या इनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कि भाई इनका संरक्षण किया जाना चाहिए, इनका क्या किया जाना चाहिए, संरक्षण किया जाना चाहिए, संरक्षण किया जाना चाहिए, इनका संवर्धन किया जाना चाहिए, इनका संवर्धन किया जाना चाहिए। इसके लिए हमने एक दिवस मनाना शुरू किया, वो भी किस दिन, 2 फरवरी के दिन। 2 फरवरी के दिन हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस क्या करते हैं, मनाते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इस दिन मनाया जाता है। अगर ये आर्द्र भूमियां बसती है तो इन आर्द्र भूमियों के माध्यम से बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं मेरे मित्रों जो इन पर आधारित होते हैं, यहां पर वो अपना भोजन करते हैं, इन सब चीजों के बारे में वो विचार विमर्श रखते हैं। यानी कि इस पर आधारित तो जो जीव जंतु हैं, जीव जंतु जिनका जीवन यापन भी इन्हीं के माध्यम से होता है, उनको संरक्षण भी इससे मिलता, उनको भी क्या मिलता है, इससे संरक्षण मिलता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो इस बार मनाया गया 2022 का, उसकी थीम है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड द नेचर, यानी लोगों और प्रकृति के लिए हमें आर्द्र भूमियों को बचाना है। यानी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, यानी लोगों और किसके लिए, प्रकृति के लिए, लोगों और प्रकृति के लिए, लोगों और प्रकृति के लिए क्या करना होगा, हमें वेटलैंड्स को, आर्द्र भूमियों को क्या करना होगा, बचाना होगा। ये थीम जो है वो वर्ष 2000 कितने की है मेरे मित्रों, 22 की है, वर्ष 2022 की थीम है। आर्द्र भूमि और जल जो है ये थीम वर्ष 2021 की है। वर्ष 2021 में थीम क्या थी, आर्द्र भूमि और जल 2021 की थीम रही थी मेरे मित्रों। आर्द्र भूमि और जैव विविधता ये थीम रही थी 2020 में।
2020 में। तो देखिएगा तीनों साल की मैंने अब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की थीम लिखी है। 2022 की वेटलैंड्स एंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, 2021 में आर्द्र भूमि और जल, और 2020 में आर्द्र भूमि और जैव विविधता। ये इन तीनों वर्षों की जो है वो क्या रही है, थीम रही है। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आया होगा। विश्व आर्द्र भूमि जो है ये आपको शामिल, इन आर्द्र भूमियों में से कुछ आर्द्र भूमियां जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है उनको रामसर साइट में से क्या कर लिया जाता है, रामसर साइट में शामिल कर लिया जाता है। इन आर्द्र भूमियों में से जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है उन आर्द्र भूमियों को क्या कर लिया जाता है, वेटलैंड्स को क्या कर दिया जाता है, इस रामसर साइट में शामिल कर लिया जाता है। यानी रामसर साइट क्या एक समझौता है विश्व के विभिन्न देशों का, जिससे हमें आर्थिक सहायता भी मिल जाती है, इसके साथ साथ हमें वैश्विक स्तर पर एक पहचान भी मिल जाती है। तो ये रामसर साइट नाम का, ये रामसर जो है वो ईरान का एक क्या है, शहर है। ईरान का क्या है, ईरान का एक शहर है। वहां पर दुनिया भर के लोगों में आपस में बातचीत हुई और इस प्रकार का एक समझौता हुआ। इसमें हमारे 2 स्थान जो हैं वो क्या है, शामिल है। राजस्थान के कितने स्थान शामिल हैं, तो राजस्थान के 2 स्थान शामिल हैं। एक का नाम मैंने बोर्ड पर लिख ही रखा है, सांबर झील जो है, सांबर लेक जो है, सांबर झील, ठीक है। अजमेर जिला, जयपुर जिला, इसके अलावा नागौर जिला, इन क्षेत्रों में फैली हुई है। प्रमुख 4 नदियां जो हैं वो इसमें आकर गिरती है। तो ये सब बातें मेरे हिसाब से तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए अब बात करें हम कुछ अगले सवाल पर, क्योंकि इसी पर हमें रुके नहीं रहना है। वेटलैंड्स एक्शन, आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यही है बस, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर जो है वो ये रहेगी। और सामान्य स्तर की जो परीक्षाएं होती है उनमें सीधा ऐसा ही सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अब नए सवाल पर बात करते हैं। हाँ मित्रों, अगला सवाल जरा क्या है बंधुओं, देखिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, ये संस्थान के महानिदेशक किसे बनाया गया, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के महानिदेशक। ये जो लिखा है ये अंग्रेजी में इसका शॉर्ट नेम है और इसकी फुल फॉर्म ऊपर लिख रखी है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो है, उसके संदर्भ में आपके सामने जो है वो नया महानिदेशक इसका किसको बनाया गया है, यह है बताना है। देखिए एक अभी राजस्थान में एक एग्जाम होने जा रहा है, ASO का एग्जाम होगा, यानी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का एग्जाम होगा। उसके सिलेबस में बाकायदा सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई नई तकनीकें जो है उस पर सवाल है। तो इस विभाग से जुड़ा हुआ आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है उसमें, ये सब ध्यान रखिएगा। क्या है, इस विभाग से जुड़ा हुआ सब कुछ आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरीके के सवालों को ध्यान रखना है। और ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की दोनों की साइट है, एक तो केंद्र सरकार, एक तो कौन सी है, केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, राज्य सरकार। इन दोनों राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के जो नए इनोवेशंस है वो करंट से रिलेटेड टॉपिक जोड़कर आपसे परीक्षा में सवाल पूछेगा। इसका एग्जाम RPSC कराने वाली है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो केंद्र में जो IT विभाग है, ठीक है, IT विभाग जो है और कम्युनिकेशन जो विभाग है उस विभाग के अंतर्गत ये संस्था आती है केंद्र सरकार के। तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए महानिदेशक अभी हाल ही में डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को बनाया गया। किसको, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को इसका क्या बनाया गया है, अभी महानिदेशक। मदन है, मोहन है, त्रिपाठी है। R हरि कुमार जो है वो हमारे नौसेना प्रमुख हैं। क्या है, नौसेना प्रमुख जो है वो कौन है, एडमिरल हमारे R हरि कुमार है। इसके अलावा मित्रों कल भी मैंने आपको बताया था VR चौधरी साहब जो है, VR चौधरी साहब जो है वो हमारे क्या है, वायुसेना प्रमुख हैं। और अभी राजस्थान के दौरे पर जो आए हैं वो MN नरवणे, ठीक है, MN क्या है, नरवणे जो है वो हमारे क्या है, सेना प्रमुख हैं। वो राजस्थान के दौरे पर आए हैं, पश्चिमी कमान का दौरा करने के लिए आए हैं। संजीव सान्याल जो है वो प्रधान आर्थिक सलाहकार हैं। क्या है, प्रधान आर्थिक सलाहकार हैं केंद्र सरकार के, प्रधान आर्थिक सलाहकार, सलाहकार जो है वो कौन है, ये हैं, ठीक है। एक अभी V अनंत नागेश्वर को आर्थिक सलाहकार के रूप में भी क्या किया गया, अपॉइंट किया गया, V अनंत नागेश्वर को। लेकिन आपसे पूछा जाए प्रधान आर्थिक सलाहकार कौन है, तो प्रधान आर्थिक सलाहकार जो है वो संजीव सान्याल है, ये ध्यान रखना है।
और वी अनंत नागेश्वर की नियुक्ति अभी भी की गई है। और केंद्र सरकार ने अपना इनकी नियुक्ति के बाद, वी अनंत नागेश्वर की नियुक्ति के बाद क्या किया, अपना आर्थिक समीक्षा जो है, आर्थिक सर्वे जो है, आर्थिक सर्वे जो है वो केंद्र सरकार ने क्या किया है, जारी किया है, जिसके कुछ सवालों पर हम लगातार बातचीत करें और भी आगे करते रहेंगे। तो दोबारा सुन लो भैया मित्रों, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी का दौर चल रहा है, क्रांति आई है इस क्षेत्र में। तो इस क्रांति के दौर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक अभी हाल ही में किसे बनाया गया है, तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को बनाया गया। वी अनंत नागेश्वर केंद्र सरकार में आर्थिक सलाहकार हैं, लेकिन प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। आर हरिकुमार हमारे नौसेना प्रमुख हैं, और बी आर चौधरी साहब हमारे वायुसेना प्रमुख हैं, एम एन नरवाणे हमारे सेना प्रमुख हैं, और आर्थिक सर्वे अभी जो है वो इनके द्वारा, आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके द्वारा उसको तैयार किया जाता है। आर्थिक विभाग यानी वित्त विभाग उसमें पूरी भूमिका निभाता है। तो चलिए अब अगली बात करते हैं। सरकार में अभी जो बजट प्रस्तुत किया गया है मेरे मित्रों, ये सीतारमण जी का कौन सा बजट था, चौथा था। इसके अलावा केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के हिसाब से बात करें तो ये 10वां बजट इन्होंने प्रस्तुत किया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है। वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक्स ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता अभी हाल ही में, ये सवाल है आपकी स्क्रीन पर, जरा बता दो। वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है। रानी रामपाल जो है वो हॉकी इंडिया टीम की कैप्टन है, आपको पता होगा। इसके अलावा रानी रामपाल को पिछले वर्ष का पद्म श्री पुरस्कार जो है उससे नवाजा जा चुका है। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ उसमें भारतीय टीम का इन्होंने नेतृत्व किया, और भारतीय टीम जो है टोक्यो ओलंपिक में इनके नेतृत्व में चौथे स्थान पर रही थी। पुरुष जो टीम है वो भारतीय टीम टोक्यो ओलंपिक में 3rd स्थान पर रही थी, ये बातें भी पता है। स्मृति मंधाना को अभी हाल ही में क्रिकेट ऑफ द ईयर, क्रिकेट ऑफ द ईयर इस पुरस्कार से क्या किया गया है, नवाजा गया है। सब प्लस इसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए, स्मृति मंधाना को आईसीसी क्रिकेट की जो टीम है, आईसीसी क्रिकेट टीम, उस क्रिकेट टीम में क्या किया गया, क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। किसको, स्मृति मंधाना को। रवि बिश्नोई का संबंध राजस्थान के जोधपुर से है, कहां से है भैया, जोधपुर मारवाड़ रिधोरा है, ठीक है। जोधपुर कहां पर है तो आपको पता ही है, राजस्थान में है, और यहां से संबंधित है, खेल है क्रिकेट, और इसे भारतीय टीम में चुना गया है। भारतीय टीम जो है उस टीम का वेस्ट इंडीज जो के साथ जो घरेलू श्रृंखला है उसके लिए इनका चुनाव किया गया है। ये लेग स्पिनर है, क्या है, लेग स्पिनर है। लेग स्पिनर जो है वो है रवि बिश्नोई। प्लस इसके साथ साथ याद रखना आईपीएल जो है, उस आईपीएल में ये लखनऊ की जो टीम है उसने इन्हें 4 करोड़ रुपए की राशि से क्या किया है, खरीदा है। अब बच गए भाई साहब पीआर श्रीजेश। ये पीआर श्रीजेश जो है वो भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर है, हॉकी के क्या है, गोलकीपर है, ये गोलकीपर है। इन्हीं के प्रयासों से, बेहतरीन प्रयासों से कह दीजिएगा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत की हॉकी जो टीम है उस हॉकी टीम ने तीसरा स्थान यानी कांस्य पदक भारत ने इसमें क्या किया था, जीता था। कांस्य पदक भारत ने जीता था। इस कांस्य पदक की जीत में सबसे बड़ा योगदान जो है वो किसका रहा था, तो ये पीआर श्रीजेश का रहा था। इससे पहले देखिए वर्ल्ड गेम्स ऑफ एथलेटिक ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जो है पीआर श्रीजेश ने जीता, पीआर श्रीजेश ने जीता। लेकिन इससे पहले जो खिलाड़ी है वो रानी रामपाल है जिसने यह पुरस्कार जीता था। इससे पहले भारत की तरफ से यह पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता, तो रानी रामपाल ने यह पुरस्कार जो है वो जीता। रानी रामपाल का संबंध जो है वो आपको पता है किस खेल से है, हॉकी से है। पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें पिछले दिनों सम्मानित किया जा चुका है। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें, इतनी जो मैंने बात बताई आपको सारी समझ में आई होगी। अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। और आईसीसी क्रिकेट टीम में किसको शामिल किया गया, भारत की तरफ से स्मृति मंधाना को, और क्रिकेट ऑफ द ईयर, आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। चलो जी अगला सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पर्वतमाला योजना शुरू करने की क्या की है, घोषणा की है। पर्वतमाला योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो आपको यह बताना है इस योजना के संदर्भ में यह योजना कहां शुरू की जाएगी, यह योजना कहां पर शुरू की जाएगी। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है भैया, तो प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू करने के बारे में कहा है, और योजना जो है वो आपके सामने है। क्या है योजना, पर्वतमाला योजना है।
नई योजना है पर्वतमाला, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस योजना के संदर्भ में। ये योजना है वो है पर्वतमाला योजना, पर्वतमाला योजना है, और यहां लिखा है प्रधानमंत्री। तो मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं प्रधानमंत्रियों के बारे में, एक बार फिर सुन लीजिएगा। पीएम जो है यानी सीएम से पीएम बनने वाले लोगों की श्रृंखला में अगर हम बात करें, क्या बनने वाले, सीएम थे पहले बाद में पीएम बने, ऐसे लोगों की अगर हम बात करें तो आपको पहले भी मैंने कई बार बताया, और परीक्षाओं में कई बार इस तरीके के सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा मोरारजी देसाई जो है ना, मोरारजी देसाई, ये बॉम्बे प्रांत हुआ करता था पहले, उसके सीएम थे, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पर थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी कौन थे साहब, चौधरी चरण सिंह थे किसानों के 1 नंबर के समर्थक नेता थे। आज इनके जो पोते हैं, ठीक है, इनके पोते आज जो है वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद जो 3 नंबर पर आए वो विश्वनाथ प्रताप सिंह आए। क्या है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। जब हमारे यहाँ गठबंधन की सरकारों का दौर था उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह का दौर भी आया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये भी क्या बने थे, पहले चौधरी चरण सिंह जी का संबंध जो है वो अविभाजित संयुक्त प्रांत, जो उत्तर प्रदेश जो था जो विभाजित नहीं था उसके ये सीएम रहते। फिर उत्तर प्रदेश के नाम से जो पॉपुलर हुआ उसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है उसके सीएम बने। फिर नाम आता है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव जो है इनका नाम आता है। ये भाई साहब जो है वो आपको पता होगा आंध्र प्रदेश जो हमारा है उस आंध्र प्रदेश के क्या रहे थे, सीएम रहे थे। और इसके अलावा 5 नंबर जो आता है वो एचडी देवगौड़ा। एचडी क्या है, देवगौड़ा का नाम आता है। एचडी देवगौड़ा जो है वो कहां से संबंधित थे, तो कर्नाटक से थे। कहां से, कर्नाटक से। तो मोरारजी चौधरी चरण सिंह, इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, और 6 नंबर पर अब वाले आते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये मोदी जी जो है वो गुजरात के रह चुके हैं, आपको पता है सीएम, और इनका भी रिकॉर्ड है गुजरात में भी। चलिए ये बातें आप लोगों को आती है। देखिए पीवी नरसिम्हा राव का सवाल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश की आज की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए राव मनमोहन मॉडल का नाम आपने सुना होगा। राव मनमोहन मॉडल, राव मनमोहन मॉडल जो है वो 1991 में इन्हीं नरसिम्हा राव की जो है वो, और मनमोहन सिंह उस समय आरबीआई के गवर्नर हुआ करते थे। आरबीआई के क्या हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे। उन्हीं की देन है, इसी बदौलत आज भारत में जो वैश्वीकरण उदारीकरण का जो दौर आया था, वैश्वीकरण का, उदारीकरण का, निजीकरण का, इसकी आज मोदी को लोग गाली दे सकते हैं, लेकिन असली शुरुआत जो है निजीकरण की वो किस समय हुई थी, तो वो उदारीकरण निजीकरण का जो वैश्वीकरण का दौर था पीवी नरसिम्हा राव और किसके समय, मनमोहन सिंह जो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे उस समय। तभी आज देश की अर्थव्यवस्था इतनी ताकतवर है कि अमेरिका जैसी पूंजीपति जो अर्थव्यवस्था है वो धराशायी हो जाती है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था उसी मजबूती से खड़ी रहती है। उसका ये कारण है, जिनको अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की जानकारी है वो लोग इस प्रकार की घटिया बातें नहीं करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे ये प्रधानमंत्रियों के संदर्भ में, मैंने आपको बात बताई। पर्वतमाला योजना शुरू करने की घोषणा की है, जो शुरू की जाएगी किन किन क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, पूर्वोत्तर में, या सभी जगह। तो ये सभी जगह जो है इनके जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं इन पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़कर इसकी शुरुआत की जाएगी। जितने भी क्या है पर्वतीय क्षेत्र हैं, जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश के, उत्तराखंड के, जम्मू कश्मीर के, पूर्वोत्तर जो हमारा भाग है उसके भी, ये इन सब के कौन से भाग जोड़े जाएंगे, पर्वतीय भाग। पर्वतीय भाग जो हैं इन पर्वतीय भागों को जोड़कर, पर्वतीय भागों को क्या किया जाएगा, जोड़कर इस योजना की शुरुआत की जाएगी। तो प्रधानमंत्री ने पर्वतमाला योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें से आपका हिमाचल प्रदेश आपको पता होगा, आपने 25 जनवरी को, ठीक है, स्थापना दिवस मनाया ही है। और ये कहा था ये 18वां जो राज्य है भारत का, 18वां राज्य कौन सा बना था, 18वां राज्य आपका हिमाचल प्रदेश बना था। ये है आपका उत्तराखंड, जहां विधानसभा के क्या हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में ध्यान रखना कौन कौन से, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये आपका पंजाब है, इसके अलावा आपका गोवा है, गोवा के अलावा आपका मणिपुर है, मणिपुर है। इन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। इन राज्यों के चुनाव संपन्न होते ही हमारे तरफ मुख हो जाएगा, यानी उसके बाद चुनाव होंगे गुजरात में, उसके बाद राजस्थान में, ऐसे ये मामला जो है वो चलता रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये सब समझ में आ गया होगा, ये ध्यान रखना। यानी पर्वतमाला योजना का संबंध किन किन क्षेत्रों से है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर, इन सभी क्षेत्रों से इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। यहां पर आपके सामने एक मैप भी मैंने लगाया है, तो जरा इसमें देख ही लीजिए। आप लोगों के जो क्षेत्र हैं उनको पूर्वोत्तर का ये पूरा भाग शामिल है,
जिसमें चाहे आप लोगों का यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो, अरुणाचल के बाद में चाहे आपका नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, ये सारे हैं, असम हो, मेघालय हो, ये पूरा का पूरा जो इलाका है, इस पूरे इलाके को इसमें शामिल किया गया। यानी ये पूर्वोत्तर का जो इलाका है, पूर्वोत्तर का, ये इसमें शामिल है। प्लस यहाँ पर आपका क्या है, उत्तराखंड है, ये इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल है, इसको भी शामिल किया गया है। ये आपका जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो इसमें शामिल है। तो देखिए ये वाला इलाका है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये तो है ही। इसके बाद हमारा ये जो पूर्वोत्तर वाला है, इन क्षेत्रों में क्या किया गया है, पर्वतीय योजना जो है, पर्वतीय योजना जो है वो क्या की गई है, शुरू की गई है प्रधानमंत्री द्वारा। पर्वतीय योजना की शुरुआत इन ऊपर वाले, आपने हिमालय का अगर क्षेत्र देखा हो तो हिमालय में 3 भाग हैं, ठीक है। तो उत्तरी हिमालय है, मध्य हिमालय है और दक्षिणी हिमालय जो है, इस प्रकार के अलग अलग नामों से हम उनकी पहचान जानते हैं। तो ये सब इस क्षेत्र में, ये वाला जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके में बीच में जो आपका असम है वो बांग्लादेश के साथ 2 तरीके से यानी 2 बार टच होता है। असम जो है वो बांग्लादेश के साथ कितनी बार टच होता है, तो 2 बार इसकी सीमा जो है वो बांग्लादेश से 2 बार अलग अलग क्षेत्रों में इसकी सीमा क्या करती है, इसकी स्पर्श करती है। क्योंकि बीच में मेघालय आ जाता है, मेघालय के ऊपर भी इसकी सीमा टच होती है और नीचे भी होती है। तो आधा भाग ऊपर और आधा भाग नीचे बांग्लादेश से क्या करता है। ये पूरा का पूरा बांग्लादेश पहले कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, आपको ये बात मालूम होगी। और उससे बाद ये किसका हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। पहले ये सब भारत ही था, लेकिन बाद में क्या हो गया, ये बांग्लादेश और ये वाला, ठीक है। जब बंगाल का विभाजन हुआ, किसका विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, तो आपको पता होगा बंगाल 2 भागों में बटा, एक तो पश्चिमी बंगाल, एक तो पश्चिमी बंगाल और एक पूर्वी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। जो पश्चिमी बंगाल है वो आज भारत का जो पश्चिमी बंगाल है वही है, लेकिन ये पूर्वी बंगाल जो है वही है जो बांग्लादेश है। क्या है, बांग्लादेश जो है वही आपका क्या है, आज का आपका पूर्वी जो बंगाल था वो आज बांग्लादेश के नाम से क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। तो बाकी सब बातें हम धीरे धीरे करते रहेंगे, इसमें आगे चलते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट देखिएगा क्या है हमारे सामने। ये एकदम एग्जैक्ट जो लोकेशन वाला मैप है वो आपको और दिखा देता हूं मैं। ये देखिएगा, आज के हिसाब से जम्मू कश्मीर का इलाका ऐसा है, जिसमें ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो आपका लद्दाख है, ये इधर वाला जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। इसकी सीमा देखिए, जम्मू की जो सीमा है वो हिमाचल प्रदेश के साथ भी टच होती है और पंजाब के साथ भी होती है। ये लद्दाख का इलाका पूरा आपको नजर आ रहा है, यहां पर ले है, ये आपका इतना जो भाग है ये सब पीओके के अंतर्गत आता है, ठीक है। इधर इधर नेपाल और ये आपका क्षेत्र है उत्तराखंड। उत्तराखंड क्षेत्र और नेपाल के बीच में जो विवादित क्षेत्र है वो यहां पर पड़ता है। आपका राजधानी यहां पर इसकी देहरादून, इसकी शिमला राजधानी है। इसके बाद पूर्वोत्तर की अगर बात करें हम, तो पूर्वोत्तर में ये देख लीजिएगा, आपके सामने सारे स्टेट जो हैं वो एकदम बहुत अच्छे से शानदार तरीके से आपको नजर आ रहे होंगे मेरे हिसाब से। इनको बहुत अच्छे से समझिएगा मेरे दोस्तों। यहां पर आपका क्या है, सिक्किम है। ये जो क्षेत्र पड़ता है ये वाला, ये चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम से, चिकन नेक, चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। ये चाइना जो है, इस चाइना की एकदम निगाह में रहता है ये वाला हमेशा, इसलिए क्योंकि चाइना चाहता है कि यहां से अगर इससे कट कर दिया जाए किसको, हिंदुस्तान का, और ये गलियारा सही है, इस गलियारे के माध्यम से हम इधर जाते हैं, तो ये वाला अगर अलग कर दिया जाए तो पूरा क्षेत्र जो है वो भारत का इससे अलग हो जाएगा। यहां गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, जिसकी भूटान के साथ और नेपाल के साथ सीमा साझा होती है, ये ध्यान रखना। इधर से चाइना के साथ सीमा साझा होती है, यानी ये ट्राई जंक्शन जो है वो यहां पर इसका बनता है। इसके बाद ये वाला मेघालय, इसकी सीमा बांग्लादेश के साथ टच होती है। ये पश्चिमी बंगाल जो है इसकी देखिए ये वाला पूरा क्षेत्र जो है यहां पर आपके इसके अंतर्गत शामिल है। यानी असम के साथ सीमा किसकी साझा होती है, पश्चिमी बंगाल की होती है, भूटान के साथ होती है, सिक्किम के साथ होती है और नेपाल के साथ होती है। ऐसे मैप वाले सवाल आपसे परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं, इनको बहुत अच्छे से समझना है। ये त्रिपुरा जो है वो एक तरफ इधर देख लीजिएगा बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आपके पास इसकी राजधानी अगरतला है। इधर इसके मिजोरम आता है, मिजोरम जो है वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, ये भी आपको मालूम होगा। असम जो है, इस असम की सीमा इधर बांग्लादेश से तो लगती है, इसके अलावा असम की जो है वो त्रिपुरा जो है इसके साथ सीमा लगती है। असम की जो है वो मिजोरम के साथ भी सीमा लगती है, मिजोरम जो है उसके साथ भी लगती है। इधर आपका इम्फाल इसकी राजधानी है, मणिपुर की, किसकी है, मणिपुर की राजधानी है, तो ये मणिपुर वाला इलाका। इसके अलावा ये नागालैंड आपका पड़ता है, नागालैंड जो है इसके साथ भी असम की सीमा साझा होती है, असम की मणिपुर के साथ भी होती है, असम की नागालैंड के साथ भी है और असम की अरुणाचल प्रदेश के साथ भी है।
अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए असम जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। असम की मेघालय के साथ भी सीमा लगती है, मेघालय के साथ सीमा लगती है। तो अब किस किस के साथ लगती है? इधर असम की भूटान के साथ लगती है, इधर असम की पश्चिमी बंगाल के साथ लगती है, असम की बांग्लादेश के साथ लगती है, असम की मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ, मिजोरम के साथ, मणिपुर के साथ, नागालैंड के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ। लेकिन सिक्किम के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। यानी असम की सीमा सिक्किम के साथ नहीं लगती है, लेकिन भूटान एक देश है जिसके साथ लगती है। बाकी आप लोगों का बांग्लादेश के साथ लगती है, 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर के बाकी सभी के साथ इसकी सीमा क्या है? स्पर्श होती है। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको ध्यान रह जाएगी और मैप भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये नामकरण से होने चाहिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम आपका है। ठीक है। और भूटान की जो सीमा है वो इधर सिक्किम के साथ लगती है, इधर आपकी किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ और नीचे असम के साथ। तो भूटान की सीमा के संदर्भ में बहुत अच्छे से याद रखना, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश है, ऊपर चाइना से सटा हुआ है। चलिए अगला सवाल आपके सामने क्या आ रहा है जरा देखो। आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 2010 से 2020 के बीच में प्रति वर्ष कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है, यह आपको बताना है। ठीक है। हाँ जी, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो साझा होती है। इस सवाल इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब एकदम सही है। चलिए अब बताइए, सवाल है आपके सामने जो आर्थिक मामलों के विभाग जो है इसके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2000 जो जारी किया गया 21-22 का, उसके अनुसार भारत में 2010 से लेकर 2020 के बीच प्रति वर्ष कितने हेक्टेयर वन क्षेत्र में क्या हुई है, वृद्धि दर्ज की गई है, यह आपको बताना है। जी बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। मेरे हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत है नहीं इस सवाल में, क्योंकि आपको सब कुछ पहले से भी मालूम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा सवाल इसमें से निकाला है आर्थिक सर्वे में से। भारत के संदर्भ में सवाल है, तो भारत के संदर्भ में बहुत अच्छे से आप सवाल देने यानी सवाल का जवाब देने की स्थिति में रहेंगे। तो बोलिए जरा क्या होगा इसका सीधा सीधा जवाब। जो हाल ही में सर्वे जारी किया गया उस सर्वे से सारी रिपोर्ट मैंने ली है, तो वहां से मेरे हिसाब से कोई चिंता आपको होगी नहीं, इसमें आराम से जवाब आप देने की स्थिति में रहेंगे। कुछ लोग जवाब दे भी रहे हैं, उनका भी सही आ रहा है, लेकिन इसमें अधिकांश लोगों को अब कंफ्यूजन की स्थिति यह है कि भाई हम जवाब दें और वो गलत हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो देखिए मेरे मित्रों, सही बात यह है कि 2000 पूरे विश्व में भारत वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में बात करें तो पूरे विश्व में भारत का 3रा स्थान है। कितना? विश्व भर में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व में ये वन वृद्धि जो है इसके मामले में भारत का 3रा स्थान है। विश्व में भारत का 3रा स्थान है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और आपसे पूछा है 2010 से लेकर के 2020 जो है इसके बीच प्रति वर्ष हेक्टेयर वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो प्रति वर्ष के हिसाब से अगर बात की जाए तो ध्यान रखना 2,66,000 हेक्टेयर जो है, 2,66,000 हेक्टेयर जो है इतने क्षेत्रफल में हमारे यहाँ प्रति वर्ष क्या होती है? प्रति वर्ष जो है वो वन क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की जाती है। ये जो है वन स्थिति रिपोर्ट का मामला नहीं है, ये आर्थिक सर्वे जो आया है उसमें सरकार में यह रिपोर्ट जो है वो क्या की है? प्रस्तुत की है। ठीक है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वो 24% भाग वनों से आच्छादित है। भारत के कुल भौगोलिक वन क्षेत्र का जो 24% है, इस 24% भाग पर क्या है? वन आच्छादित है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है इस भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर? 24% पर, भौगोलिक क्षेत्रफल के 24% भाग पर क्या है? वन आच्छादित है। वन आच्छादित क्षेत्र जो है वो आपका है, इस बात को भी आपको ध्यान रख लेना है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या है? 266 जो है 2,66,000 इसका सही जवाब है। ठीक है। हाँ, वन क्षेत्र में भारत का 10वां स्थान जो है वो बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में जो है वो भारत का क्या है? 3रा स्थान है। वन क्षेत्र में वृद्धि की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 3रा स्थान है, ये ध्यान रखना। भारत में विश्व के कुल वनों का 2% वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2% है, लेकिन वन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? 2% वन जो है वो विश्व भर के भारत में क्या किए जाते हैं? पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है वो आपका मध्य प्रदेश जो है उसका पहला स्थान है।
ठीक है, यहां पर इस बात को ध्यान रखना है। और सर्वेक्षण के अनुसार यह भी कहा गया कि सर्वाधिक वन वाले देशों में जैसे ब्राजील है, कांगो है, पेरू है, रूस है, ये है क्या है, ब्राजील है, ब्राजील जो है वो है, कांगो जो है वो है, और पेरू जो है क्या है, पेरू। ये देश जो है यहां पर विश्व में सर्वाधिक वन जो है वो पाए जाते हैं, ब्राजील है, कांगो है, पेरू है। और भारत में अगर बात की जाए तो उसमें किसका स्थान आता है, मध्य प्रदेश का स्थान जो है वो सबसे पहले लिया जाता है। तो यहां पर ये बातें भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। 66% योगदान है, 10 देश ऐसे हैं जिनका पूरे विश्व में 66% योगदान इस मामले में रहा है। और मध्य प्रदेश में पूरे भारत के वन क्षेत्रफल का 11% वन क्षेत्रफल जो है वो कहां पर है, आपके इस मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आपका स्थान जो आता है उसके बाद 2 नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश में 9% है। अरुणाचल प्रदेश जो है, इस अरुणाचल प्रदेश में कितने प्रतिशत है, तो 9% कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है। इसके बाद छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में 8% है। छत्तीसगढ़ जो है, इस छत्तीसगढ़ में कितना है, 8% आपका क्षेत्रफल है। इसके बाद 4 नंबर है ओडिशा। ओडिशा में कितना है, तो ओडिशा में 7% है। ओडिशा में कितना है, 7% है। इसके बाद अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी 7% है। महाराष्ट्र जो है यहां पर भी कितना है, 7% ही है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये जो है वो आपको ध्यान रख लेने, इनमें इतना प्रतिशत है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में वनावरण के मामले में जो राज्य हैं उन वो अलग है। ये कुल 1% के हिसाब से बात करें, भारत में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। कुल वन क्षेत्र ये जो मैंने बताए हैं ये आपको वन क्षेत्र के हिसाब से बताए। वन क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक है, वन क्षेत्र सर्वाधिक है, उन राज्यों का सही क्रम क्या है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। इनका क्रम आपको ढंग से याद कर लेना है, ठीक है। और अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत पर वनावरण के मामले में पूछा जाए तब आपका अलग होगा जवाब। वन क्षेत्र का मतलब होता है सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, लेकिन वनावरण जो है वो किसी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। दो अलग अलग शब्द आपने आज तक सुने, वन क्षेत्र और वनावरण। क्या है, देखो यहां लिख देता हूं, आपने 2 शब्द सुने होंगे। एक तो सुना होगा वन क्षेत्र, ठीक है, वन क्षेत्र, एक सुना होगा आपने वनावरण। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये भैया सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से, सरकारी रिकॉर्ड या कानूनी रूप से रिकॉर्ड, या क्या है, कानूनी रूप से जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, वन क्षेत्र। और आपके गांव के नजदीक या कहीं भी सरकारी भूमि हो चाहे खाली भूमि हो, उस पर जितना वन आवरण है वो सब मिलाकर जो है वो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो अगर आप लोग एक बात ध्यान से समझो कि भाई कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में अगर बात करें, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से अगर बात की जाए तो मामला अलग बैठता है। फिर मामला अलग ये बैठता है कि सबसे ज्यादा इस स्थिति में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर वाले जो है ना, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। इसके अलावा आप लोगों का मेघालय है, ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मेघालय के अलावा है मणिपुर। 4 नंबर क्या है, मणिपुर है, मणिपुर है, ये आपको याद रखना है। मणिपुर के अलावा नागालैंड है, क्या है, नागालैंड है। इसमें प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक वन क्षेत्र है, क्या है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक किसमें है, तो मिजोरम में है, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में है। ये सब आपको ध्यान रखना है, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो 2011 और 2021 के बाद भारत में सघन वन क्षेत्रफल जो है उसमें 20% की वृद्धि हुई है और खुले वन क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हुई है। सघन अगर है तो उसमें 20% की और सामान्य जो है उसमें 60% की। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में विश्व के कुल वनों का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो अभी अभी आपको बताया है कि भाई पूरे आर्थिक सर्वेक्षण में यह लिखा गया है कि इसके अनुसार भारत में विश्व के कुल वनों का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। तो 1%, 2%, 3%, 4%, सीधा सीधा जवाब है, सीधा सीधा आपको देना है, ठीक है। इसमें क्या है, 1% नहीं है, 2% इसका सही जवाब है। मैंने अभी भी बताया आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा है कि भारत में विश्व के कुल वनों का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो भारत में इसका क्या है, ये वाला है, ठीक है। हाँ जी, चलिए 2% इसका सही जवाब होगा।
चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल है, भारत की सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसकी विकास दर के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी नया डाटा जो जारी किया गया सरकार के द्वारा उसके संदर्भ में है। ठीक है, यहां पर है भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की विकास दर के संदर्भ में सत्य कथन इनमें से कौन सा है। पहला है आपका, भारत सरकार ने 8 से लेकर के 8.5 2021 के अनुसार ये वाली बताइए भारत सरकार ने, और 2022-23 जो है 22 और क्या है 23 जो है इसके लिए सरकार ने जो है वो कितनी बताई है 9% के आसपास या 9.5 के आसपास सरकार ने इसको बताया है। तो यहां लिखा है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। जीडीपी क्या होती है, देखो जीडीपी है इस देश की सीमा में रहकर, चाहे वो देश का नागरिक हो चाहे वो और कुछ भी हो, इस देश की भौगोलिक सीमा में रहकर जो भी आय और व्यय होता है वो सब इस जीडीपी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, इस देश की सीमा में रहकर जो कुछ भी कमाया जा रहा है वो सब इसी में शामिल है। ठीक है, वस्तु एवं सेवाओं का इस देश की सीमा में रहकर जो अंतिम मूल्य है वह अंतिम मूल्य क्या कहलाता है, वह अंतिम मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो ये है भारत सरकार के अनुसार जो आइडिया है उसमें 8 से लेकर के 8.5% बताया है। विश्व बैंक ने जीडीपी को 8.7% बताया, एडीबी में 7.5% बताया, आईएमएफ ने 9% बताया, उपरोक्त सभी। यानी ये अनुमान लगाया गया है भारत की जीडीपी के बारे में कि क्या क्या जीडीपी भारत की रह सकती है। तो इन सब के अनुमान आपके सामने हैं। भारत सरकार खुद कहती है कि हम 8 से 8.5 तक जाएंगे, विश्व बैंक कहता है कि आप लोग 8.7 तक जा सकते हो, एडीबी हमारा ही जो एशिया डेवलपमेंट बैंक है वो 7.5 बताता है, लेकिन आईएमएफ जो है वो सबसे ज्यादा 9% तक की हमारी जीडीपी को क्या करता है, विकास दर को बताता है। जीडीपी की विकास दर जो है वो ये बताते हैं कि जीडीपी आपकी इतनी होगी। आर्थिक वृद्धि जो है वो भारत सरकार ने कहा है कि आगामी अनुमान के अनुसार हम 9% या 9.5% तक क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। चलिए इसका सही जवाब है, उपरोक्त सभी कथन भी आपके क्या है, सही हैं। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। मैंने अधिकांश सवाल यहां कवर करने की कोशिश की है, फिर आपको एक बार ये सब याद हो जाएगा तो एक वीडियो आपको सिर्फ बजट और आर्थिक समीक्षा पर भारत सरकार की, जो राजस्थान के एग्जाम में बहुत ज्यादा गहराई से सवाल नहीं आते हैं, ऊपर ऊपर से कोई सवाल पूछ सकता है इसमें से, तो वो लेकर आपको एक वीडियो रिवीजन के हिसाब से मैं आपको अलग से तैयार कर दूंगा। तो चलिए अब क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्न में से सत्य कथन आपको बताना है। आर्थिक समीक्षा जो 2021-22 की रखी गई है, बजट से एक दिन पहले ये पटल पर रखी जाती है। इसके संदर्भ में देखिए कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितनी है, औद्योगिक क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी है और सेवा क्षेत्र में वृद्धि कितनी है, ये वाले सब किसको प्रदर्शित करते हैं, वृद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वृद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कृषि क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि हुई है, औद्योगिक क्षेत्र में हमारी 11.8% की वृद्धि हुई है, और सेवा क्षेत्र में जब पिछले वर्ष 7% की कमी हुई थी, सेवा क्षेत्र में 7% की क्या हुई थी, कमी, वहीं इस बार 8.21% की सेवा क्षेत्र में क्या दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। मेरे मित्रों ये आपके लिए बेस्ट और इंपोर्टेंट सवाल है इस पूरी आर्थिक समीक्षा का। कृषि क्षेत्र हमारे 3 क्षेत्र हैं। देखिए हमारी अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य स्तंभ है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, फिर द्वितीय क्षेत्र है औद्योगिक, और तृतीय क्षेत्र है टर्सरी जो सेक्टर हमारा है वो सेवा क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र में मैं जो काम कर रहा हूं वैसे भी सेवा में आता है, आप भी किसी को पढ़ाने जा रहे हैं वो भी सेवा में आते हैं, आप किसी के घर की लाइट ठीक करने जाते हैं वह भी सेवा में आते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं, जिसके बदले हम कोई वस्तु नहीं देते हैं, वस्तु की बजाय हम उसको सेवा प्रदान करते हैं। तो 3.9% कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक में 11 और सेवा क्षेत्र में 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी ये सभी कथन आपके क्या है, सत्य हैं। चलिए अगला सवाल जो है वो 10 नंबर क्या है, हाल ही में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। घाटा क्या है, कल ही बताया था आप लोगों को, सरकार का जो बजट होता है वो हमेशा घाटे का बजट होता है। सरकार का जो है, सरकार की जो आर्थिक नीति कह दो या सरकार का बजट जो होता है वो सरकार का बजट हमेशा किसका होता है, घाटे का बजट होता है। घाटे का बजट जो है वो सरकार क्या करती है, प्रस्तुत करती है। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन आर्टिकल 112 में जो कुछ लिखा है वो इसी बजट के संबंधित है। ठीक है, तो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। घाटा क्या है, आपको आय कितनी हुई और आपने व्यय कितना किया। ठीक है, आपने आय कितनी हुई और व्यय कितना किया। तो देखिए इस आय और व्यय का जो अंतर है, अगर आय ज्यादा होगी व्यय कम होगा तो घाटा नहीं होगा, बस सीधी सी बात है।
जब आय तो है कम, व्यय है ज्यादा, घर वालों ने दिए तो 1000 रुपए और 5000 का सामान लेकर आ गए, दुकानदार मांगता रह गया आपने, तो वो आपका घाटा है। समझ गए? यानी आय तो कम हो और आप खर्च ज्यादा करते हो तो वो आपका क्या है? घाटा है। तो इसी प्रकार सरकार की आय तो क्या है? कम है, और सरकार व्यय क्या करती है? ज्यादा करती है। सरकार व्यय क्या करती है? ज्यादा करती है। आय सरकार की क्या है? कम है। ठीक है, तो इस प्रकार जब आय कम हो, व्यय ज्यादा हो, उसका जो बजट होता है वो हमेशा घाटे का बजट होता है। सरकार हमेशा घाटे का ही बजट क्या करती है? प्रस्तुत करती है। 6.9, 5.7, 4.6, 8.7, तो जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.9% ये घाटा जो है वो सरकार का रहने का अनुमान है। सरकार ने ऐसे कहा है कि हमारा जीडीपी का जो है वो राजकोषीय घाटा जो है वो 6 पॉइंट कितना प्रतिशत रहेगा? 9% रहेगा। ये अगर आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा तो ये मोटे मोटे अक्षरों में उसमें छपा हुआ है, 6.9%। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। राजस्थान के संदर्भ में मैंने 5 सवाल आपके सामने रखने की कोशिश की है, जरा बताइएगा। ये सवाल कल आपने अगर पढ़ा हो तो खूब चर्चा में था। राजस्थान में विश्व आर्थिक भूमि दिवस यानी 2 फरवरी को जो मनाया गया, क्या मनाया गया? 2 फरवरी को जो मनाया गया, उस 2 फरवरी को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? माई बजाज सागर बांध पर, बोरखेड़ा बांध जयपुर जो है वहां पर, या कागदी पिकअप बांध पर, या कोटा बैराज? देखिए कागदी पिकअप है, कोटा बैराज है, ये जो बांध है ये कहां पर, किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। एक ये आपका माही बजाज सागर बांध है, ये माही नदी पर है। किस पर है? ये माही नदी पर है, माही नदी पर। ठीक है, ये कागदी पिकअप और कोटा बैराज का नाम भी आपने सुना होगा, ये चंबल नदी पर है। कागदी पिकअप बांध का मतलब ऐसा होता है, एक ऐसा बांध जिसके अगर सारे द्वार खोल दिए जाएं तो उसमें बूंद भर भी पानी नहीं रहता, यानी पूरा पानी उससे निकल जाता है। ऐसा जो बांध होता है उसे पिकअप बांध के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो कागदी पिकअप बांध, कोटा बैराज, ये सब किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर आपके बांधों की अगर बात की जाए तो गांधी सागर बांध है। ठीक है, गांधी सागर बांध है। गांधी सागर के अलावा राणा सागर है, राणा सागर है, राणा सागर बांध है। राणा सागर के अलावा आपका कौन सा है? कोटा बैराज है, कोटा बैराज है। कोटा बैराज के अलावा आपका कागदी पिकअप बांध है, कागदी पिकअप बांध है। पिकअप, पिकअप वो नहीं है, पिकअप। ठीक है, गांधी सागर बांध जो है वो आपका किस में पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। लेकिन राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और कागदी पिकअप बांध, ये तीनों बांध जो है वो कहां है? ये तीनों बांध राजस्थान में है। कहां है? राजस्थान में है। ठीक है, माही बजाज सागर बांध आपको पता है किस नदी पर है? माही नदी पर है। माही नदी इस प्रकार जो है वो आपकी जाती है, मध्य प्रदेश से आती है, फिर यहां बहती है राजस्थान के 2 डूंगरपुर और जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और क्या है? बांसवाड़ा जो है ये 2 जिलों में बहती है। लेकिन इसके प्रवाह क्षेत्र की अगर बात की जाए तो इसमें प्रतापगढ़ भी शामिल किया जाता है। तो ये माही नदी जो है, इस माही नदी पर यह बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर, यानी माही बांध है वैसे, और इसको बजाज के नाम पर, जमनालाल बजाज के नाम पर इसका बजाज नाम कर दिया गया, आपको ये भी पता होगा। ठीक है, बोरखेड़ा जो है फागी तहसील जो है, कौन सी तहसील है? जयपुर की एक तहसील है जिसका नाम है फागी तहसील। कौन सी है? फागी तहसील जो है जयपुर जिले की। फागी तहसील कहां पर है? जयपुर जिले में है। वहां पर एक बांध है जिसका नाम क्या है? बरखेड़ा बांध है। ठीक है, वैसे हम इसे बोरखेड़ा बोलते हैं कई बार, लेकिन ये बरखेड़ा है। क्या है? बरखेड़ा बांध है। ठीक है, बरखेड़ा बांध जो जयपुर के फागी तहसील में स्थित है, वहां पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है वो इस बार राजस्थान सरकार का क्या किया गया? मनाया गया। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आप लोगों को है नहीं, इसमें सब लोग आप लोग जानते हैं। कोटा बैराज, कागदी पिकअप बांध, माही बजाज सागर बांध। ठीक है, माही बजाज सागर बांध जो है, इस पर जितने भी बांध बने हुए हैं उन सब में से एक बांध ऐसा है जो सिर्फ पेयजल की आपूर्ति करने के लिए, बाकी सारे बांध जो हैं वो सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए जो है वो काम में लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां पर है राजस्थान की वह लग्जरी ट्रेन, जो राज्य की वह ट्रेन जो विदेशी पर्यटकों की पसंद विश्व की दूसरी लग्जरी ट्रेन है और घरेलू पर्यटकों के लिए शुरू करने की योजना बनाई जा रही है उसको। देखिए दुनिया की दूसरी सबसे लग्जरी ट्रेन है राजस्थान की, जो पर्यटकों की सबसे बड़ी पसंद है, विदेशी पर्यटकों की। अब उसे कोरोना की वजह से विदेशी पर्यटक आ नहीं रहे क्योंकि हमारी फ्लाइटें अभी भी बंद है। ठीक है, चलिए यहां पर आपको बताना है कि अब वो ट्रेन किसके लिए? स्वदेशी जो पर्यटक यानी घरेलू जो पर्यटक है उनके लिए खोला जाएगा, शुरू किया जाएगा उसे, क्योंकि वो ऐसे ही कबाड़ बनती जा रही है, लोग उसका सामान निकाल कर ले जा रहे हैं। ऐसी कौन सी ट्रेन है राजस्थान की जो पर्यटकों के लिए चलाई गई थी? क्या पैलेस ऑन व्हील्स है? क्या महाराजा एक्सप्रेस है? क्या रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स है? या हेरिटेज ऑन व्हील्स है? ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसके लिए ऐसा सब किया जा रहा है?
तो आपको मालूम होना चाहिए पैलेस ऑन व्हील्स, महाराजा एक्सप्रेस, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स और हेरिटेज ऑन व्हील्स। तो इसका सही जवाब जो है वो मेरे मित्रों पैलेस ऑन व्हील्स है। ये पैलेस ऑन व्हील्स जो है वो विदेशी पर्यटक जो है क्या है, विदेशी पर्यटकों की सबसे बड़ी पसंद है, लेकिन कोविड-19 की वजह से विदेशी पर्यटक आ नहीं रहे, इस वजह से इस ट्रेन का नुकसान तो कम से कम ना हो, लेकिन करोड़ों रुपए की जो आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए केंद्र सरकार से वो आर्थिक सहायता भी नहीं मिल रही है इस वजह से। तो हमने क्या कर दिया है कि इस पैलेस ऑन व्हील्स को स्वदेशी पर्यटकों के लिए शुरू करने का क्या कर दिया है, फैसला कर रही है सरकार। हमारे पर्यटन जो मंत्री हैं जो डी भरतपुर से आते हैं, जिनको एक बार पहले कांग्रेस में सचिन पायलट के साथ जाने के लिए मंत्री पद से हटा दिया गया, लेकिन इस बार जब मंत्रालय वापस बना गया तो विश्वेंद्र सिंह जी को, किसको, विश्वेंद्र सिंह जी को, विश्वेंद्र सिंह जो है इसको क्या बनाया गया, वापस मंत्री बना दिया गया। तो इन्होंने इस प्रकार की सब बातें की है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। राज्य का जयपुर जेम्स एंड ज्वेलरी निर्यात में देश में 80% हिस्सेदारी रखता है। भाई देश में जेम्स एंड ज्वेलरी का जो निर्यात है उसमें जयपुर का जो जेम्स एंड ज्वेलरी मार्केट है वो 80% निर्यात में हिस्सेदारी रखता है। पूरे देश का अगर 100 रुपए का होता है तो 80 रुपए का सामान जयपुर से जाता है। ठीक है, यहां पर है हिस्सेदारी रखता है। बजट में तरासे और पॉलिश किए गए हीरे और रत्नों पर आयात शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया है। अब सरकार ने बजट में तरासे गए और पॉलिश किए गए हीरे और रत्न हैं उन पर एक जो आयात शुल्क लगता है उस आयात शुल्क को घटा दिया है। यह राजस्थान के हीरे और जेम्स ज्वेलरी के जो व्यापारी हैं उनके लिए राहत की खबर है, उनके लिए ये क्या है, राहत भरी खबर है। तो आपको बताना है ये निर्यात जो टैक्स है वो आयात शुल्क कितना कर दिया है घटा करके, अब आपको यह बताना है। यह आयात शुल्क अब घटा करके कितना कर दिया गया है यह आपको बताना है। जी जरा बताइए। देखिए पहले मेरे मित्रों ये 7.5% हुआ करता था। कितना, 7.5% जो है वो आयात टैक्स लगता था। आयात टैक्स जो है वो आयात टैक्स कितना लगता था, 7.5% लगता था। इसको घटाकर सरकार ने 5% कर दिया है। अब जो है वो अब कितना लगेगा, 5% लगेगा। यह आयात टैक्स जो है वो किस पर, ज्वेलरी पर, जिसमें तरासे गए और पॉलिश किए गए हीरे जो हैं वो इस प्रकार के इसमें शामिल है। पहले ये क्या था, ये पहले था और अब कितना कर दिया गया, अब इसे 5% कर दिया गया है। अब इसे 5% कर दिया गया। तो आपसे यही पूछा है घटाकर कितना कर दिया गया, तो घटाकर 5% कर दिया गया है। 5% इसका सही जवाब होगा। चलिए जेम्स एंड ज्वेलरी जो पार्क है वो भी राजस्थान के जयपुर में ही है, आपको पता होगा। एक अगला सवाल जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी प्रकार के श्रमिक जो हैं उन श्रमिकों की, सभी श्रेणियों के श्रमिकों को मजदूरी कितने बढ़ाने का फैसला कर लिया है अभी हाल ही में। आपको पता होगा पिछली बार मैंने बताया था आपको कि बढ़ाकर इतना कर दिया गया, अब इतना कर दिया गया, लेकिन इस बार सरकार ने वापस एक फैसला किया है कि सभी श्रेणी जो है, सभी श्रेणी, देखिए श्रमिक जो उनकी श्रमिक मजदूरी है उसका एक एक्ट बना है, न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948 का। क्या है, न्यूनतम मजदूरी एक्ट है वो 1948 का है। इसके तहत सरकार ने जुलाई 2020 में, जुलाई 2020 में सरकार ने इसकी 27 रुपए बढ़ाए थे, जो कि जुलाई 2021 से उसे लागू किया गया था। 27 रुपए सरकार ने उसको बढ़ाया था। ठीक है, हाँ जी, तो ये ध्यान रखना कितने, 27 रुपए सरकार ने उस बार बढ़ाए थे। लेकिन इस बार की अब बात कर रहे हैं, अब सरकार ने एक नया फैसला किया है। सरकार ने कहा चाहे वो अकुशल श्रमिक हो, चाहे वो अर्ध कुशल श्रमिक हो, चाहे वो कुशल श्रमिक हो और चाहे वो क्या हो आपका उच्च कुशल श्रमिक हो, इन सब की आय को हम कितने रुपए बढ़ाने जा रहे हैं। सरकार ने ये देखो क्या कहा, सरकार ने कहा जिस व्यक्ति को 352 रुपए मिलते थे, 264 रुपए मिलते थे और 276 रुपए मिलते थे, 326 रुपए, ये रुपए उस समय जब 27 रुपए बढ़ा दिए गए थे, 27 रुपए बढ़ाने के बाद की जो डेट है वो मैंने आपके सामने लिखी है, 257, 264, 276, 326, ये प्रतिदिन का है मेरे मित्रों। क्या है, प्रतिदिन का। और सरकार ने कहा हम प्रतिदिन के 7 रुपए सब में बढ़ा रहे हैं, सभी श्रेणियों में 7 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हम बढ़ा रहे हैं। यानी प्रतिदिन अब इनको कितनी श्रमिक मजदूरी मिलने वाली है, तो इसको 259 रुपए मिलेंगे, इसको 271 रुपए मिलेंगे, इसको 283 रुपए मिलेंगे और इसको 333 रुपए मिलेंगे। ये सब पर डे के हिसाब से है मेरे मित्रों, ये ध्यान रखना। ये क्या है, प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन जो है इस प्रतिदिन के हिसाब से ये दैनिक मजदूरी अब दे होगी। रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से ये वाला। प्रतिदिन 259 रुपए मिलेंगे अकुशल श्रमिक को। ठीक है,
यहां अर्ध कुशल के लिए 271, कुशल के लिए 283, उच्च कुशल के लिए 333 रुपए की राशि दी जाएगी प्रतिदिन के हिसाब से। लेकिन यही अगर मासिक बात की जाए तो इसको कितने 6,734 रुपए मासिक दिए जाएंगे, इसको 7,046 रुपए मासिक दिए जाएंगे, ये 7,358 रुपए मासिक दिए जाएंगे और ये 8,658 रुपए दिए जाएंगे। अब देखिए मेरे मित्रों, ये खेल समझिएगा क्या है। सरकार कहती है कि अगर अकुशल श्रमिक है तो उसको हम 559 रुपए देंगे। अब आप सोचिए, एक घर में दिहाड़ी करने वाला मजदूर जब दिहाड़ी पर जाता है तो वो एक दिन के 500 रुपए लाता है। क्या सरकार की आय के हिसाब से वो काम करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। सरकार तो कहती है उसे 259 रुपए दो, लेकिन वो खुद कमा कितना रहा है? वो 500 रुपए कमा रहा है अपनी मजदूरी का, तो 500 रुपए के बगैर वो जाता ही नहीं है। तो सरकार कहती है इससे कम नहीं देना चाहिए। तो 259, 271, 283, 333 रुपए। लेकिन ये सरकार की तरफ से लाभ कितने लोगों को मिलता है, इस पर ज्यादा बातचीत नहीं है। तो सही जवाब इसका क्या है? 7 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सरकार ने इनमें बढ़ोतरी करने का क्या कर लिया है? फैसला कर लिया है। ये जो आपके सामने लिख रखा है, ये आपका ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों की जो मानदेय है या फिर जो श्रम है, वो श्रम का मामला ये ऐसा है। एक्ट 1948 जो है, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 का, उसके हिसाब से जो है वो इनको न्यूनतम मजदूरी देनी चाहिए, इनका शोषण ना हो इसलिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं। 15 नंबर सवाल जो है वो आपका क्या है, जरा देखिए भैया। यहां पर 15 नंबर सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सवाल ये है, जवाब भी आप लोगों को आता ही होगा मेरे हिसाब से। चलो जी देख लो सवाल में क्या क्या लिखा हुआ है। पहली लाइन लिखी हुई आपके सामने कि जोधपुर में 19 से 25 फरवरी तक भारतीय वायुसेना व रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के मध्य युद्धाभ्यास किया जाएगा। ये एकदम सही बात है। ओमान कल ही बताया था आप लोगों को भैया, ठीक है। हार्मुज जलसंधि जो उसके ठीक नजदीक जो आपके है ओमान जो है वो पड़ता है, ओमान की खाड़ी वहां पर है। जोधपुर में 19 से 25 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। ओमान की जो एयरफोर्स है और भारतीय वायुसेना है उसके मध्य। बात एकदम सही है, कोई गलत रहा है। जोधपुर के माचिया सफारी पार्क में म्यूजियम आर्ट गैलरी जो है उसकी स्थापना की जा रही है, ये भी सही है। माचिया सफारी कहां पर है? जोधपुर में है माचिया सफारी जो है, और इसी के अंदर इसका माचिया सफारी का किला भी है, ठीक है। हाँ जी चलिए इसके बाद है बीकानेर में राजस्थानी भाषा साहित्य कला और संस्कृति म्यूजियम बनेगा। राजस्थानी भाषा साहित्य कला और संस्कृति म्यूजियम जो है वो कहां बनेगा? बीकानेर में बनने जा रहा है। यानी बीकानेर एक तरीके से राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है? सांस्कृतिक राजधानी जो है राजधानी बनने जा रहा है। बीकानेर से संबंधित है हमारे वर्तमान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी, आपको पता होगा बीकानेर से संबंधित है। और पूर्व शिक्षा मंत्री की तो बात मत करो भैया, ठीक है। अगर ये मामला सीबीआई के पास जाता है तो जिस प्रकार हरियाणा में चौटाला साहब 10 साल जेल में रहे, तो आने वाला समय ऐसा होगा कि राजस्थान के 2 मंत्री, अगर ये ऐसा हो जाता है तो 2 मंत्री जो है वो निश्चित तौर पर लंबे समय तक राजस्थान के जो है वो जेल की हवा खाने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो जोधपुर में 19 से 25 फरवरी तक वायुसेना व रॉयल एयरफोर्स के मध्य युद्धाभ्यास किया जाएगा, ये बात सही है। इसके बाद जोधपुर के माचिया सफारी पार्क में म्यूजियम आर्ट गैलरी स्थापित की जाएगी, ये बात भी सही है। और बीकानेर में राजस्थानी भाषा साहित्य कला और संस्कृति जो है वो एक म्यूजियम की क्या की जा रही है? स्थापना भी की जा रही है। मेरे मित्रों, आज की क्लास में हमने जिन सवालों पर बातचीत की है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी सवालों को बहुत अच्छे से क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कल की क्लास में हम लोग वापस मिलने वाले हैं कुछ नए सवालों को लेकर, कुछ नए तथ्यों को लेकर, कुछ नई जानकारियों को लेकर। तब तक आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और आनंद से पढ़ाई करते रहिए। इसी में आनंद है, इसी में भलाई है, इसी में मजे हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।